नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। दोस्तों, शिवरात्रि आईएएस एकेडमी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि वो किस तरीके से अपना फाउंडेशन मजबूत करें। और फाउंडेशन मजबूत करने के लिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीईआरटी की किताबें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से ना पढ़ा जाए तो रेफरेंस बुक्स पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, और क्लास में भी जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो है आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच आपके लिए लाए जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। और उसकी सहायता से आप बहुत सारी जो अपनी बेसिक कमजोरियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप पॉलिटी की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लें, हिस्ट्री की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लें, ज्योग्राफी की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लें, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग प्रोसेस में बड़ी समस्या करती हैं। उन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो इसी के क्रम में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ लेकर पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी का बेसिक फाउंडेशन बैच, जो कि एक एक बातों पर हम लोग गौर करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे आपसे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो भी पॉलिटी की बेसिक चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, और हूबहू क्लास 6 में जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको अच्छे से इलेबोरेट करके और अच्छे से समझाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। और आप बड़ी किताबें जैसे कि एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा हम महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं पता है। बेसिक बेसिक चीजें, जैसे लोकतंत्र क्या होता है, सरकार क्या होती है, राज्य क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में जब आप पता कर लेंगे, जब आप एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगे, तो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा ये। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास 6 की एनसीईआरटी पर आते हैं और उसके पहले चैप्टर की बातचीत करते हैं। और पूरा ट्राई करूंगा कि आपको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आपका सबसे बेसिक क्लास है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने सपने को बड़ी आसानी से साकार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम बातचीत करेंगे पॉलिटी के क्लास 6 की एनसीईआरटी के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी जो क्लास 6 की है उसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग से पॉलिटी का सब्जेक्ट छपा हुआ है। वो सोशल साइंस नाम से आती है, जिसमें 9, 10, 11, 12 चैप्टर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। और इसकी एक यूनिट है एनसीईआरटी क्लास 6 की, यूनिट 1 जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें उसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे। इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, राजा नाम धर्म गुप्तारम धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, और यहाँ धर्म का मतलब आप संकीर्ण मत समझिएगा। धर्म का मतलब होता है आपका अपना क्या धर्म है। जैसे किसी मानव का क्या धर्म होता है। जैसे महात्मा गांधी का एक कोट, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मानवता ही सच्चा धर्म है। मतलब अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा है, अगर आप मानवता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसका मतलब आप सबसे बड़े धार्मिक हुए। ठीक है, यहाँ पर धर्म का मतलब पूजा पाठ कर्म कांड से मत जुड़िएगा। यहाँ पर धर्म का मतलब होता है मानवता की सेवा करना या जीवों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, और प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी रक्षा करना, किसी प्रकार की समस्या ना पैदा करना, अराजकता ना फैलाना, यही है असली धर्म। तो इसीलिए कहा गया है, राजा नाम धर्म गोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षितः, शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। महाभारत में ऐसी बात कही गई है। ठीक है, महाभारत जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ा एक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए अब एक महान व्यक्तित्व हुए जिनको हम बोलते हैं रिगोबेर्ता मेंचू। इनका जन्म 9 जनवरी 1959 को ग्वाटेमाला में हुआ था, और ये एक ह्यूमन राइट कार्यकर्ता आप कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक बार उसके बारे में समझिएगा। इन्होंने कहा, न्याय के बिना शांति नहीं, अर्थात अगर न्याय नहीं है तो शांति नहीं है। समानता के बिना न्याय नहीं,
विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। इनका मतलब था कि अगर आपका सम्मान नहीं है, अगर आपकी पहचान नहीं है किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र में, तो उसको लोकतंत्र नहीं मानना चाहिए। ये भी एक बड़ी कार्यकर्ता है और उनको 1992 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इन्होंने जो कहा है वो डेमोक्रेसी के क्षेत्र में और भी बड़ी बात मानी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनका स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। और एक बात और समझिएगा, न्याय का जहां तक तात्पर्य है, बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि न्याय, समानता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, या अगर आपके साथ न्याय का व्यवहार नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ असमानता हो रही है। ठीक है, तो इनको अलग करके देखना ठीक नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां हैं जिनको आप अगर एक साथ देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे समानता, जिसको हम इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। न्याय, ठीक है। और अगर समानता और आपके साथ न्याय है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पहचान हासिल हो रही है। आप जिस भी लोकतंत्र में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, वहां पर पहचान होना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो किसी भी नागरिक के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अगर समानता का व्यवहार आपके साथ नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है। और अगर हम उसी के आधार पर भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखें तो उसमें समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित किया गया है, बताया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनको हम अलग करके ना देखें, इनको अगर हम एक साथ देखें तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगली बात पर चलते हैं। देखिए, अब हम यहाँ से अपनी क्लास का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए स्टार्ट हो रही, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। अगर हम मनुष्य की बात करें तो बहुत पुराने समय से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि जब कई लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में समझिए, जैसे मान लो आप किसी ग्रुप में रह रहे हैं, किसी समूह में रह रहे हैं एक साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप का हर सदस्य एक दूसरे की बात पर सहमत हो। ग्रुप का हर मेंबर ये कभी नहीं हो सकता कि सभी लोग किसी एक मुद्दे पर सहमत हो जाएं। और अगर सभी लोग एक मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे तो निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलेगी। ये आपको पता है कि अगर समाज में असहमति है तो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब जब अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उसको समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसे नियम कानून लगाने पड़ेंगे जिससे उस नियम कानून को मानने के लिए सभी लोग बाध्य हों। और अगर उस नियम कानून को मानने के लिए सभी लोग बाध्य होंगे तभी हम समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ राजनीतिक विज्ञानी हैं, जैसे थॉमस हॉब्स एक बड़े प्रसिद्ध विचारक रहे हैं राजनीति विज्ञान के। उन्होंने एक प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया था जिसको हम नेचुरल स्टेट बोलते हैं। प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था है जो नागरिक समाज से पहले बनी थी। मतलब ये एक प्रकार से जंगल राज की बात करते हैं कि जब राज्य पैदा ही नहीं हुआ था, राज्य बना ही नहीं था, उसके पहले की जो मनुष्यों की अवस्था थी उसी को हम बोलते हैं नेचुरल स्टेट या प्राकृतिक अवस्था। तो इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कोई संप्रभु नहीं होता, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में शक्ति हो जो कोई नियम कानून बना सके या उसको लागू कर सके। इस वजह से संसाधनों के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए और अपनी असुरक्षा के कारण बहुत सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। और इस स्थिति से क्या हो जाता है, बड़ी परेशानी पैदा होती है। तो उनके अनुसार प्रकृति की स्थिति अराजकता की स्थिति है। मतलब अराजकता की स्थिति से तात्पर्य है कि वो राज्य कोई नहीं है, वहां पर जंगल राज जैसा
कानून चलता है, जो ताकतवर है वही सारी चीजें लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों से मुक्ति पानी है तो निश्चित रूप से कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, एक नियम कानून का पालन करने वाला किसी समाज को बनाना पड़ेगा, जिसको हम बाद में आगे चल करके राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलकर चैप्टर्स में और सारी बातें करेंगे। थॉमस हॉब्स के मुताबिक प्रकृति की स्थिति से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम राजनीतिक समाज या पारस्परिक अनुबंध मतलब एग्रीमेंट्स के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाए। ठीक है, सरकार का निर्माण करें। ठीक है, अगर आपसे कोई सामान्य शब्दों में पूछे कि सरकार क्या है, तो सरकार वो है जो नियम कानून बनाती है, उनको लागू करती है और किसी पर्टिकुलर एरिया में शासन करती है और वहां के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है और उनको संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसी संस्था को हम सरकार बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी की आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया होगा कि घर में रहते हैं वहां भी कोई ना कोई कानून चलता है, विद्यालय में रहते हैं तो वहां भी कोई ना कोई कानून चलता है। जैसे घर में रहते हैं तो हम अपने माँ बाप का कानून मानते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी नहाना है, मोबाइल कम यूज करना है, रील कम चलाना है। दूसरा, विद्यालय में रहते हैं तो वहां पर हम वहां के प्रधानाध्यापक की बात मानते हैं, वहां के प्रबंधक की बात मानते हैं कि अगर आपको क्लास में पढ़ाई करनी है तो आपको बदमाशी नहीं करनी है, हुड़दंगाई नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर संस्था, हर समाज में कोई ना कोई कानून, कोई नियम जरूर चलता है। अदरवाइज अगर वो नियम कानून नहीं रहेगा तो अव्यवस्था फैलने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति नियम का पालन ना करे तो क्या होगा। अगर कोई ये बोल दे कि नहीं हमको नियम का पालन करना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इसका एक सीधा सा उत्तर आपके सामने है कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करना चाह रहा है तो इससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, इससे समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा, और जब समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा तो निश्चित रूप से अराजकता पैदा हो सकती है। इसलिए ये जो नियम कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये सारे नियम कानून बाध्यकारी होते हैं। अगर इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान बनाने का आधार भी वही था कि आखिर एक व्यक्ति क्यों किसी संविधान का पालन करे। संविधान का पालन करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। एक तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है सुरक्षा, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम संविधान का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये सामने आता है कि अगर हम संविधान का पालन नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें निकल कर सामने आती हैं कि अगर हम पालन ना करें तो हम सुरक्षित नहीं होंगे, और अगर हम पालन ना करें तो हमको दंड मिलेगा। जैसे बच्चे हैं वो दंड की वजह से बहुत सारे काम करते हैं, अपना होमवर्क पूरा करते हैं कि अगर होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो मैडम जी या सर मारेंगे। वैसे ही अगर हम संविधान का पालन नहीं करेंगे सरकार हमको सजा देगी। ठीक है, तो ये बेसिक आधार हुआ संविधान को हम मानते क्यों हैं, आखिर उसका पालन क्यों करते हैं। आगे की कक्षाओं में इनको और अच्छे से समझाया जाएगा। फिलहाल अभी क्लास 6 के स्तर पर आप समझिए। निर्णय को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शासन क्या है, व्हाट इज गवर्नेंस, तो शासन क्या है, सीधी सी बात है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, मतलब तरह तरह के नियम कानून बनाकर किसी भी सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाना और उनको सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। और सरकार किसे कहेंगे, सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहेंगे जो नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। सरकार कौन है, सरकार वही है जो कि नियम कानून बना रहा है, उनको लागू करवा रहा है और उनसे उन नियम कानूनों को पालन करवा रहा है। जैसे नागरिक क्या करते हैं, नियम कानूनों का पालन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मोटर व्हीकल एक्ट लगा हुआ है, आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं तो आपको डर है कि अगर हम बिना हेलमेट के बाइक चलाएंगे तो चालान कट जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से हम हेलमेट लगाए रखते हैं। और एक दूसरा मुद्दा है कि हेलमेट लगाने से हमको सुरक्षा भी मिलती है। तो सरकार ने ये बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं कि आपको हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। अब समाज में बहुत सारे नियम हैं, उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम का मतलब है जो नियम सरकार ने बना दिया है वो महत्वपूर्ण हो गया, उन्हीं नियमों को हम कानून कहते हैं। और कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको आपको
उसको क्या बोलेंगे, उसको विधायिका कहेंगे। ठीक है, कानून बनाने वाली जो संस्था है उनको क्या कहेंगे हम, उनको विधायिका कहेंगे। ठीक है, और ये नियम जो है उनको बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम एक बार अगर बन गया तो हमेशा वो नियम बरकरार रहेगा। इससे अगर वो बदला न जाए तो उससे बड़ी अव्यवस्था फैल सकती है। 1960-70 का कोई कानून है और अब वो 2024 में अगर प्रासंगिक नहीं है तो हम उसको बदलेंगे ही नहीं, बदलेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कितने व्यवस्थित ढंग से लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको संकेत दिखाई पड़ रहा है कि पद यात्री जो पैदल चलने वाले लोग हैं अब वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसी टाइम पर क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ी व्यवस्था है, यहाँ पर सरकार अच्छे से चल रही है, यहाँ कोई भी अराजक माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग अपने नियम कानूनों का बहुत सही ढंग से पालन कर रहे हैं और अक्सर पश्चिमी देशों में ऐसा देखने को हमें मिलता है। ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये भी पश्चिमी देश का ही है। अब चलिए एक अलग दूसरी स्थिति देखते हैं। ये देखिए, इस स्थिति में हमको देखकर ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर किसी भी कानून नियम को माना नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं कोई किधर से भी आ रहा है, कोई भी रास्ता किसी का साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं। यहाँ पर देखिए एक महोदय जो है वो बाइक लेकर गिर गए हैं अपना। इसका मतलब है कि अगर समाज में अव्यवस्था होगी, समाज में नियम कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उसमें लोग आपस में एक दूसरे से ही लड़ाई करने पर उतारू हो जाएंगे, सत्ता के लिए, संसाधनों के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, जिससे अराजकता वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक महत्वपूर्ण अंग है विधायिका, दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका और तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी है तो इसको हम इंग्लिश में भी एक बार बताते हैं। ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है और न्यायपालिका को जुडिशियरी बोलेंगे हम। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझ लीजिए इनके बारे में। विधायिका का महत्वपूर्ण काम क्या क्या हो सकता है आप समझिए इसको। पहला काम है कानून बनाना। कानून क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली। कानून लागू करना, लागू करना 2 अर्थों में हो सकता है। एक लागू करना कि कानून बना दिया, उसको किसी पर्टिकुलर तारीख पर, किसी डेट पर लागू कर दिया। तीसरा होता है कानून बदलना। कानून बदलने का मतलब हुआ कि कोई पुराना कानून है उसको बदल दिया जाए, या कानून समाप्त करना। कानून समाप्त करना, ये सारे काम जो है विधायिका के ही। ठीक है, कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून बदलना, कानून समाप्त करना, ये सारा काम किसका है? ये विधायिका का काम है। कार्यपालिका का क्या काम है? महत्वपूर्ण काम है, ये जो कानून बनाती है विधायिका उसका क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। मतलब जो भी कानून, अगर विधायिका ने जो भी कानून बनाया है उसको क्रियान्वित करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इसका, न्यायपालिका। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अगर हम किसी भी उदारवादी लोकतंत्र की बात करें तो उदारवादी लोकतंत्र में न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और अगर एकदम निचले स्तर पर, एकदम ग्राउंड स्तर पर समझा जाए तो न्यायपालिका का सीधा सीधा काम होता है विवाद का निपटारा। चाहे वो नागरिक का विवाद हो, चाहे वो व्यक्तियों का विवाद हो, चाहे वो राज्य का विवाद हो। ठीक है, सब विवादों को निपटाने का काम करती है न्यायपालिका। और अगर हम किसी संघीय शासन प्रणाली की बात करें, जैसे अमेरिका जैसा देश, तो वहां पर चूंकि शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो कई बार केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है उसको लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। तो उन विवादों को निपटाने के लिए, उन विवादों का समापन करने के लिए भी न्यायपालिका काम में आती है। तो आप और एक और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा समझ लीजिएगा, न्यायिक समीक्षा का काम भी न्यायपालिका का ही है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का काम न्यायपालिका का ही है। और न्यायिक समीक्षा का मतलब है इसमें ये भी हो सकता है कि विधायिका ने कोई कानून बनाया और कानून सही है कि नहीं, नागरिकों के लिए
ठीक है कि नहीं उसकी जांच करना, कार्यपालिका ने उस कानून को सही ढंग से क्रियान्वित किया है कि नहीं उसकी जांच करना, या उसको एग्जीक्यूट किया है कि नहीं उसकी जांच करना, और नागरिकों की रक्षा करना। ये तीन महत्वपूर्ण काम जो है ये न्यायपालिका के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के जो मूल काम है, जो बेसिक काम है, वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इन्हीं को लिखे हुए शब्दों में समझ लीजिए। अब इसमें बताया जा रहा है कि डिजिटल तकनीक, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे विशेष प्रकार के अपराधियों का भी जन्म हो रहा है। जैसे डिजिटल माध्यमों से भी अपराध करने वाले लोगों की संख्या में बड़ी इजाफा बड़ा दर्ज किया गया है। जैसे कि साइबर क्राइम हो गया है, लोग इंटरनेट से पैसा चुरा लेते हैं। तो ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कानून बनाए, जैसे आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसका उस कानून को बनाया विधायिका ने। और ऐसे कुछ साइबर अपराधियों जिन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता, मतलब उनके पास क्वालिटी तो है लेकिन उस क्वालिटी का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, उसका उपयोग करने के लिए, उसका उपयोग करने के बजाय भोली भाली जनता को लूटने के लिए किया, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय द्वारा उनको दोषी ठहराया गया। मतलब इससे एक चीज और भी पता चलती है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, कोई न्याय के कोई कानून के विरुद्ध काम करेंगे, तो न्यायपालिका हमें क्या करेगी, सजा देगी। ठीक है, हमको दंड देती है न्यायपालिका। ठीक है, अब विधायिका के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पुराने कानून में संशोधन करती है, कानून को निरस्त कर सकती है, और यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। ये बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे भारत की बात करें तो भारत में जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रतिनिधि में सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और ये जाते हैं विधानसभा, संसद, पार्लियामेंट और विधानसभा में जाते हैं और इसमें जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से विधायिका चलाई जाती है। ठीक है, अब कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। लागू करने का मतलब क्रियान्वयन करती है, एग्जीक्यूशन करती है। ठीक है, लागू तो दो प्रकार से मैंने बताया ना, लागू करने का मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी तिथि, किसी डेट पर विधायिका के द्वारा कोई कानून लागू कर दिया गया, लेकिन उसको क्रियान्वयन कौन करेगा, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। ठीक है, तो कार्यपालिका उस कानून को क्रियान्वित करती है, और इसके अंतर्गत आते कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, और ऐसी एजेंसियां आती हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सबसे फेमस एग्जाम्पल पुलिस, पुलिस जो है वो ऐसे कानूनों को लागू करती है। जैसे साइबर पुलिस, अगर किसी ने साइबर अपराध किया हुआ है तो साइबर पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका न्यायालयों की अपनी प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है, और अगर यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई करें। ऐसा नहीं किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको चाहे जो सजा दे दो, नहीं, ये तय किया जाएगा कि ये किस स्तर का अपराध था और उसे किस स्तर की सजा देनी है। पता नहीं उसने अपराध किया भी है कि नहीं किया है, ये सारा निर्णय कौन करता है, ये सारा निर्णय सबूतों के आधार पर न्यायपालिका करती है। ठीक है, कभी कभी इस बात की भी जांच करती है न्यायपालिका, कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है कि नहीं है, या विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून ठीक ढंग से बनाया गया है, सभी के हित में है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सिटीजन्स जो है उनके फंडामेंटल राइट्स को ही इनके द्वारा बनाया गया कोई कानून उसका उल्लंघन कर दे। तो इन सारी चीजों की भी जांच जो है न्यायपालिका करती है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। भारत में अगर इसकी बात करें तो पीएन भगवती साहब ने इसको बहुत फेमस किया, और भारत में इनका जनक भी इनको मान सकते हैं, और भारत ने ये पूरी विचारधारा, पूरी अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की हुई है। ठीक है, इसको हम आजकल बड़े फेमस शब्दों में पीआईएल कहते हैं, जनहित याचिका। ठीक है, इसके माध्यम से भी न्यायपालिका काम करती है। चलिए, शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को हमने निश्चित रूप से पृथक किया हुआ है। ये तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंगों को
निश्चित रूप से अलग अलग किया गया है। क्यों किया गया? जिससे कि ये एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें, जिससे एक दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है ये एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अलग भले ही किया गया है लेकिन ये एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से अलग नहीं किए गए हैं। पृथक्करण का सिद्धांत सिर्फ इसलिए लागू किया गया है जिससे उन तीनों संस्थाओं के बीच में आपस में एक संतुलन, एक बैलेंस बना हो। ठीक है, और ये जो विभाजन किया गया है इसी को हम बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ पावर, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। समझ आएगा, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना और संतुलन बनाए रखना है। अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे के कार्यों की निगरानी कर सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी आपने देखा कि न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका यह भी देख सकती है कि विधायिका ने अगर कोई कानून बनाया, लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ या कोई कानून बनाया, तो क्या वो कानून नागरिकों के लिए ठीक है कि नहीं है। ये काम कौन देख रहा है? न्यायपालिका देख रही है। इसका मतलब है कि पृथक्करण तो है परंतु एक दूसरे पर निगरानी रखी जा सकती है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर भारत की बात करें तो भारत में कार्यपालिका के ऊपर सीधी निगरानी जो है वो विधायिका की होती है, या कार्यपालिका ऐसे बोले, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा किसका हिस्सा है? लोकसभा हिस्सा है विधायिका का, और मंत्रिपरिषद क्या है? कार्यपालिका है। इसका मतलब कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, और काउंटर बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखकर उसका काउंटर बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित करने के लिए पुनः संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी। अब जैसे इसमें देखिए दिखाया गया है कि किस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया, और ये शासन के तीन प्रमुख अंग हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को आपको, और भारत जैसे देश में न्यायपालिका को भगवान समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट को जो स्थान भारतीय नागरिकों ने दिया है उस स्थान की आप कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर के बाद अगर दूसरा कोई इतना पूजने योग्य है तो न्यायपालिका ही भारत में है। ठीक है, इतना विश्वास है हमारे न्यायपालिका पर। अब यहाँ बात करी जा रही है सरकार के स्तर की। सरकार के कितने स्तर हैं? बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सरकार के दो स्तर हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर है सरकार का, एक तो राष्ट्रीय स्तर होता है और दूसरा स्तर होता है राज्य का स्तर। ठीक है, लेकिन अगर भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में स्थानीय स्तर भी एक तीसरा स्तर जोड़ दिया गया है। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भारत में जोड़ दिया गया है कि भारत में एक तीसरा स्तर होगा। तो भारत में अगर शासन के स्तर की बात करें तो भारत में शासन के तीन स्तर होंगे। एक तो राष्ट्र स्तर पर होगा, दूसरा राज्य या जिसको आप प्रांत बोलते हैं। ठीक है, अगर राजनीतिक विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो प्रांतीय कहेंगे, और तीसरा स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो समाधान के क्यों तीन स्तर है इसमें एक एग्जांपल भी बताया गया है जिसको राज्य प्रादेशिक स्तर बोलते हैं, जिसको मैंने प्रांत या राज्य कहा है। इसमें बताया गया एग्जांपल के रूप में कि अगर आपके घर में बल्ब नहीं जल रहा है, मान लीजिए कि आप अपने घर गए और वहां पर बल्ब नहीं जल रहा है, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? बल्ब नहीं जल रहा है, सबसे पहले आप स्विच चेक करेंगे, बल्ब चेक करेंगे, स्विच चेक करेंगे। उसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मामला नहीं बन रहा है तो फिर आप मिस्त्री को बुलाएंगे। ठीक है, फिर मिस्त्री आकर चेक करेगा और वो देखेगा कि इस स्तर पे अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर आप बाहर से जाकर चेक करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का इशू हो, मतलब कि पावर हाउस से ऐसा हो सकता है कि कहीं पावर हाउस से ही बिजली ना आ रही हो। तो इस तरीके से जिस स्तर का काम होता है उसी स्तर की सरकार उसको देखती है।
दूसरा एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके जिले में अगर बाढ़ आ गई हो, फ्लड आ गया हो, तो उस फ्लड को देखने के लिए अगर वो छोटा मोटा फ्लड है, छोटे मोटे स्तर पर अगर वो बाढ़ है, तो वो वहां का जो स्थानीय अधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी, वही उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर वो बाढ़ का स्तर और बढ़ गया, भयानक स्तर पर आ गया है, तो उसके लिए फिर राज्य सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या फिर मामला उससे भी अगर बड़ा हो गया हो तो फिर राष्ट्र स्तर की जो सरकार है वो इन्वॉल्व हो। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जिस स्तर का काम है उसी स्तर की सरकार उसको देखेगी। ठीक है, तो समस्या समाधान का ये 3 स्तर जो है इसमें दिखाया गया है। अब इसको समझ लीजिए, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर है जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरा राज्य सरकार है जो राज्य स्तर पर है, और तीसरा स्थानीय सरकार जिसको हम नगर अथवा ग्राम स्तर पर देखते हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर जो है ये दिखाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, वही बात इसमें भी करी जा रही है कि अगर किसी जिले में बाढ़ आ गई और बहुत भीषण नहीं है तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित कर रही है तो राज्य सरकार आगे आ जाएगी और इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन अगर बाढ़ भयानक रूप ले लेती है, बहुत विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री और सेना इत्यादि को भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के 3 स्तर के काम को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, तो अगर बाढ़ बहुत गंभीर स्तर पर है तो फिर राष्ट्रीय स्तर या केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक बात ये बताइए कि हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से बड़े प्रेरित हैं। उन्होंने बहुत सारे आदर्श वाक्यों को वहां से उठाया हुआ है। जैसे एग्जांपल के रूप में भारत सरकार का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या हुआ? सत्य की ही विजय होती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्ततो जयः, मतलब जहां धर्म है वहां विजय है। यहाँ पर भी वही बात करी गई है, जहां पर धर्म है वहां विजय है। तो आप एम्ब्लम देख सकते हैं, ये जो भारत सरकार का एम्ब्लम है या प्रतीक है वो आपको अशोक, ये जो सिंह देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो यतो धर्मस्ततो जयः, मतलब जहां धर्म है वहां विजय है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एम्ब्लेम है। ठीक है, उनका आदर्श वाक्य। अब इसमें कुछ अलग अलग स्तर पर बातचीत करी गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर, अब जैसे न्यायपालिका की बात करें, अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो अगर हम सेंट्रल लेवल या अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और अगर हम राज्य के स्तर पर देखेंगे तो हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, विधायिका की बात अगर करें तो विधायिका में 2 सदन होते हैं, आपको पता है, एक तो लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो वहां पर अधिकांशतः जो राज्य है वो विधानसभा के साथ होते हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, तो वहां भी द्विसदनीय विधायिका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में द्विसदनीय ही हो। कुछ राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, बाकी अधिकतर राज्यों में केवल विधानसभा से ही काम चलाया जा रहा है। ठीक है, अब शक्तियों का अगर मामला देखें कि कौन सा विभाग किस सरकार के पास है, तो अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो संघ सरकार की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रमुख होते हैं, तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो है ना वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एक्चुअली में अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में समझ लीजिए कि भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में 2 मामले हैं, क्योंकि ये संसदीय शासन प्रणाली है। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो अपना एक विशेषता है वो ये है, यहाँ पर 2 प्रमुख होते हैं, एक तो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं या राज्य के प्रमुख होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, इनको हम सांकेतिक प्रमुख मान सकते हैं। इनको क्या मानेंगे? सांकेतिक प्रमुख। जैसे आपके घर में अगर दादा हैं
बाबा जी आपके, तो वो सांकेतिक प्रमुख है। लेकिन ये जो सरकार के प्रमुख है वो वास्तविक प्रमुख, मतलब आपके पिताजी जो है वो वास्तविक प्रमुख है। मतलब शक्ति असली तरीके से कोई यूज कर रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है, तो वो सरकार के प्रमुख है। अब अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ये वास्तविक प्रमुख है, मतलब असली शक्ति का इस्तेमाल यही कर रहे हैं। और सांकेतिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इनके लिए यूज किया गया शब्द D0 और प्रधानमंत्री के लिए शब्द यूज किया गया है डी फैक्टो। वास्तविक प्रमुख कौन है, समझ आ गई बात? तो ये भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि असली अगर कोई शक्ति का उपयोग कर रहा है तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए भारत की जो सरकार है, भारत की जो सरकार की प्रणाली है उसको हम संसदीय शासन प्रणाली या प्रधानमंत्री वाली सरकार भी कहते हैं कई बार। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब अगर हम राज्य के स्तर पर बात करें तो राज्यपाल जो है वो औपचारिक प्रधानमंत्री है, मतलब असली पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्यपाल तो सेंटर के एजेंट माने जाते हैं, केंद्र के एजेंट माने जाते हैं, और मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। मतलब जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है, अब कार्यपालिका के कार्य किस तरीके से बांटा गया है, जैसे रक्षा हुआ, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मामला, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतरराज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन, ये सारे जो विषय हैं वो संघ सूची में शामिल हैं। ठीक है, ये सारे विषय किसमें शामिल है? संघ सूची में। और अगर राज्य सूची की बात करें तो पुलिस, कानून व्यवस्था राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा, एग्रीकल्चर, सिंचाई, स्थानीय सरकार, ये तरह तरह के जो ये जितने भी विषय हैं ये सारे विषय राज्य सरकार या राज्य सूची में शामिल किए गए। ठीक है, इससे एक बात पता चलती है कि किस तरीके से विषयों का बंटवारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक बात समझ लीजिए। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रह चुके हैं भारत के, और भारत के बड़े महान राष्ट्रपति भी थे। 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2002 से 2007 तक काम किया। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में बड़ा अभूतपूर्व योगदान इन्होंने दिया। इस वजह से इनको भारत में मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। उन्होंने इस बड़े प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी बहुत अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति हमेशा अपने आप को बनाए रखा। इसलिए युवाओं के साथ इनका जो संबंध था वो बहुत अच्छा संबंध था। सामाजिक कार्यों के प्रति उनका लगाव और समर्पण, राष्ट्र के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, ऐसे बहुत सारे उनके पास ऐसे गुण थे जिस गुण की वजह से उन्होंने लाखों लोगों को अपने जीवन में प्रेरित किया, और ये काफी महत्वपूर्ण काम था। और डॉक्टर कलाम ने यह भी दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पद ना तो बहुत पावरफुल होता है ना तो बहुत कमजोर होता है। उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति यह तय करता है कि वो पद कितना पावरफुल है। आपने बहुत पहले देखा होगा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अभी तो आप देखते होंगे कि जो चुनाव आयोग के मुखिया हैं उनको देख के महसूस होता है कि कोई बहुत पावरफुल पद नहीं है। लेकिन एक पद आया था 1990 के दशक में, एक व्यक्ति आए थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, और उन्होंने पूरी भारत की प्रणाली को हिलाकर रख दिया था। तो इससे एक चीज ये पता चलती है। अब सीएजी की बात कर ले, सीएजी का भी पद लोग समझते हैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सामान्य सा पद है, लेकिन उस पर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आकर विराजमान हो जाता है तो उससे पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। वो बातें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का व्यक्ति, जैसे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो ऐसा लगता था कि सारा काम विदेश मंत्रालय देख रहा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि विदेश मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में है। तो वो डिपेंड करता है किस प्रकार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ रहा है। ठीक है, उन शक्तियों का किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब्दुल कलाम साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनको थोड़ा समझिएगा। पहली बात उन्होंने कही थी, आकाश की ओर देखिए जब भी आपको अकेला फील हो। ठीक है, जब भी आपको अकेला फील हो तो किसी और को फोन घुमाने के बजाय एक बार आसमान, एक बार आकाश की तरफ देखिए और आपको लगेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है। और जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं ये उनके लिए काम करते हैं। जैसे शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में कहा था कि अगर आप किसी को दिल से चाहो
तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। वही बात कलाम साहब ने कही कि अगर आप कोई उच्च टारगेट रखते हैं, कोई बड़ा गोल रखते हैं, तो आपको हेल्प करेगा ब्रह्मांड। दूसरा, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। बहुत ही निष्ठा के साथ आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कुछ बातें कही, जैसे उन्होंने कहा फेल, अपने आप को हार मत मानिए, अपने आप को फेल मत समझिए, क्योंकि फेल का अर्थ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आप पहली बार हार जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हार गए, आप ये सोचिए कि आपको कुछ सीखने को मिल गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि सीखने में कभी कोई अंत नहीं होता, सीखने का कोई प्रयास का कभी अंत नहीं होता। तो उन्होंने एंड का भी मतलब निकाला कि ईएनडी का अर्थ होता है एफर्ट नेवर डाइज, मतलब प्रयास कभी मरता नहीं है, कभी निरर्थक नहीं होते हैं। और अगर आपके मन में ना आ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो उसको उन्होंने कहा कि इसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप कोई एक बार आप फेल हो गए तो कभी ऐसा मत समझिए कि नहीं ये आपका अंतिम काम है, आप अपने अगले अवसर के लिए तैयार हो जाइए और हमेशा सकारात्मक रहिए, ऐसा मानना था अम्बेडकर साहब का, सॉरी कलाम जी का। अब आते हैं लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पॉलिटी का। अगर आप डेमोक्रेसी को जितने अच्छे से समझेंगे वो आपको और अच्छे से पूरा पॉलिटी समझ में आएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों की बात कही गई है और विश्व के अधिकांश देशों में इसी शासन प्रणाली को अपनाया है। और ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द का अर्थ होता है ग्रीक भाषा के डेमोस, जिसका अर्थ होता है लोग, और क्रेटोस मतलब शासन प्रणाली, मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता शासन करती है जनता के लिए। यही बात अब्राहम लिंकन साहब ने कही थी, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल। मतलब गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी क्या है, ऐसी शासन जो जनता करे और जनता के लिए करे। ठीक है, ये बात है लोकतंत्र की। चलिए इसमें एग्जांपल के रूप में आप देखिए, लोकतंत्र को अगर हम समझें क्लासरूम के आधार पर समझें कि जैसे मान लो अगर आपके क्लासरूम में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है, मान लो कुर्सियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आप कक्षा के सभी लोग उठकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे? ये कहीं भी ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब होगा कि कक्षा अपना एक प्रतिनिधि भेजेगी प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल साहब के पास, और प्रिंसिपल साहब उस समस्या को सुनेंगे। पूरी कक्षा ना जाकर के अपने प्रतिनिधि को भेज रही है। ठीक उसी प्रकार से जनता भी संसद में किसको भेज रही है? अपने प्रतिनिधि को। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को जनता भेज रही है। कहां पर? संसद में, सदन में भेज रही है। तो वैसे ही प्रतिनिधि लोकतंत्र भी होता है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। और ये सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर लागू होता है। जब चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट देकर चयन करती है और संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं, उन्हें प्रायतः राज्य के स्तर पर हम विधायक बोलते हैं और राष्ट्र के स्तर पर क्या कहते हैं? सांसद। देखिए अगर हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र बेसिक तौर पर दो प्रकार का होता है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे भागीदारी करती है, और दूसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें जनता, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजती है, ठीक है, पार्लियामेंट में भेजती है और वहां पर अपनी समस्याओं का समाधान करती है, जैसे विधायक और सांसद। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतभेद की स्थिति में क्या होता है? एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है और दो स्थानों का चयन किया गया है, इन दोनों स्थानों पर जाने से कौन सी लाभ कौन सा हानि हो रहा है, उनकी दूरी कितनी है, उनमें कितना समय लगेगा, कितना खर्च लगेगा, और अगर इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद भी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर उसमें शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक कहते हैं चलिए वोटिंग करवा लेते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो जिसको मतलब अगर ए स्थान को ज्यादा सपोर्ट मिलता है तो यहीं पर जाएंगे पिकनिक मनाने,
और बी स्थान को ज्यादा सपोर्ट मिलता है तो बी स्थान पर ही हम पिकनिक मनाने जाएंगे। तो वही है प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर कानून के अनुसार 18 से ऊपर के सभी व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा हिस्सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण दिया जा रहा है, जिसमें जनता सीधे मतदान कर रही है। जनता क्या कर रही है? जनता डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या करती है? सीधा मतदान करती है, नहीं हमको ये नहीं ये करना है। कोई कानून लागू करना हो तो जनता सीधे मत करती है, सीधे वोटिंग करती है, उसमें बिना किसी प्रतिनिधि के ही वो अपना काम कर लेती है। तो इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह ऐसे जो देश हैं वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही काम करती है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। आधुनिक सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। लोकतंत्र इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा और यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। ये आज का चैप्टर आपके लिए रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, उन सवालों को आप जरूर अपनी कॉपी पर लिख कर लीजिएगा, जिससे कि पता चले आपको कि कैसे हमने पढ़ा, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर है, सरकार के 3 कौन कौन से अंग हैं, भारत के परिवेश में हमें त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, 2019 की कोविड महामारी के दौरान लगा लॉकडाउन, अगर आपको याद हो तो उस समय उठाए गए सभी कदमों की सूची बनाइए और उस स्थिति को संभालने में सरकार के कौन कौन से स्तर सम्मिलित थे, उसमें सरकार के प्रत्येक अंग की क्या भूमिका थी, इसके बारे में जो एक बार जरूर लिखकर बताइए या कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।